नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और बातचीत करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो काफी समय से चला आ रहा है। रोहित शर्मा को जब से वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया और ये जिम्मेदारी शुभमन गिल को सौंपी गई, उसके बाद से ये खबर आए दिन गर्मा जाती है। इस बार क्यों गर्मा गई? क्योंकि इस बार रोहित को गंभीर ने हटवाया, ये कहा मनोज तिवारी ने। इस खबर पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ तीसरे वनडे के लिए जो इंदौर में खेला जाना है, भारतीय टीम का अभ्यास सत्र शुरू हो चुका है। भारतीय खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं। वहां पर एक चौकड़ी है, एक महारथी खिलाड़ियों की पूरा दल है जो भारत को जिताने की पूरी कोशिश करेगा। उस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ भारतीय टीम के प्लेइंग 11 को लेकर क्या तस्वीर बनती जा रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनोज तिवारी के उस बयान से जो उन्होंने गौतम गंभीर को लेकर दिया है। वैसे वो बयान देते रहते हैं, एक हिस्ट्री रही है इन दोनों खिलाड़ियों के बीच। मनोज तिवारी ने फिर साधा गौतम गंभीर पर निशाना। रोहित की कप्तानी जाने में गंभीर के रोल की बात कही। थोड़ी देर बाद मनोज तिवारी ने वो वीडियो हटा भी दिया। मनोज तिवारी गंभीर को लेकर अक्सर सवाल उठाते हैं। रोहित को हटाकर गिल को कप्तानी दी गई थी, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब इस खबर को लेकर, जैसा मैंने पहले कहा कि मनोज तिवारी मुखर रहते हैं गौतम गंभीर को लेकर, एक और विवादित टिप्पणी, हालांकि फिर वो वीडियो हटाई भी गई। क्या कहा उन्होंने? क्योंकि वीडियो हटाने से पहले जो हम खबर नवीस लोग हैं, जो पत्रकार लोग हैं, वो नजर रखते हैं, तो देख लिया गया था कि वीडियो में वो क्या कह रहे हैं। आपको बता देते हैं कि उन्होंने वीडियो में क्या कहा, उसके बाद फिर इस पर एक रिएक्शन भी लेंगे। पहले बयान दिखाते हैं। मुझे इसकी मूल वजह नहीं पता, लेकिन अगर कर मजबूत इंसान है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकते। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या किसी और ने उनके कंधे से बंदूक चलाने के लिए उन्हें प्रभावित किया। बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे हो जाती हैं। शायद ये फैसला चीफ सेलेक्टर ने किया, लेकिन कोच की सलाह भी उसमें शामिल थी। इतना बड़ा फैसला कोई अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए दोनों बराबरी के जिम्मेदार हैं। ये कह रहे हैं मनोज तिवारी। पूर्व क्रिकेटर है, पश्चिम बंगाल के लिए उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली है और बड़े खिलाड़ियों में, वहाँ के घरेलू क्रिकेट के बड़े खिलाड़ियों में शुमार रहे हैं। लेकिन उस तरह से इंटरनेशनल करियर जो है उस तरह से उनका नहीं रहा जिस तरह से वो चाहते थे। डोमेस्टिक में जिस तरह से उनका कह सकते हैं जलवा था, वो जलवा कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं दिखा। शायद इस बात की झुंझलाहट है या कोई एक पुराना कोई क्वेश्चन चला आ रहा है। लेकिन बोलते रहते हैं अक्सर गौतम गंभीर के लिए, हमारा काम रिपोर्ट करना है, हम रिपोर्ट कर देते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है। बिल्कुल। और आई थिंक जब आप बिल्कुल अगर मुखर हैं, अगर आप सच्चे हैं, तो आपको वीडियो डिलीट करने की आवश्यकता नहीं थी। आप अगर लगता है कि भाई ये गंभीर ने किया या अगरकर ने किया या टीम मैनेजमेंट के किसी सदस्य ने किया, तो आप मुखर होकर बात कह सकते हैं। आपने वीडियो डिलीट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि शायद आप ही कहीं ना कहीं थोड़े से मतलब अगर हम सच्चाई की बात करें तो आई थिंक वो सच्चाई आप में नजर नहीं आ रही। इससे पहले भी कई दफा कह चुके हैं, जब टेस्ट टीम की बात हो रही थी कि भाई टेस्ट में रिटायरमेंट के लिए फोर्स किया गया, रोहित को फोर्स किया गया, विराट को फोर्स किया गया, अश्विन को फोर्स किया गया। आई थिंक किसी भी प्लेयर्स को आप किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो काफी टाइम तक जो है वो मैच में खेलते हैं, मैदान में बने रहते हैं और अपने हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। और आई थिंक ये रोहित और विराट ने भी कंफर्म किया है। और हर किसी प्लेयर को पता होता है कि भाई एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद जो है वो टीम में आपकी जगह नहीं बनती। आपको अगर जगह बनानी है तो आपको उस तरीके से क्रिकेट खेलना पड़ेगा। इसी वजह से रोहित और विराट ने, सबसे पहले तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की जब बात होती है तो मतलब दोनों बहुत बड़े चेहरे हैं, मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। जब भी मैदान पर होते हैं तो एक अलग तरीके की एनर्जी, एक अलग तरीके का क्रिकेट वो खेलते हैं और बहुत सारे क्रिकेट वो खेलते हुए आ भी रहे हैं। उनको प्रूव करने की आई थिंक कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को प्रूव करने की कोई मतलब एक तरीके से कोई भी अगर हम प्रूव करने की बात अगर जब भी आती है तो वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो अपनी फिटनेस की बात हो, रोहित शर्मा जो लगातार उनके करियर पर सवाल उठ रहे थे कि भाई 1 साल 2 साल बाद क्या उनका करियर खत्म हो जाएगा, तमाम सारी चीजें थी, उस पर काम किया और काम किया है तो खुद पर काम किया है। तो आई थिंक जब आप अपनी बातों से एक तरीके से सहमत नहीं होते, अगर आपको लगता है कि भाई ये काम जो है वो गंभीर ने किया या फिर फलाना मैनेजमेंट ने किया या फिर अजित आगरकर ने किया, तो आई थिंक एक इंडिविजुअल फैसला होता है और वो फैसला जो है वो आई थिंक सोच समझ कर लिया जाता है। अगर यहाँ पर गंभीर की बात हो या फिर बाकी मैनेजमेंट की बात हो तो शायद ये फैसला हमेशा से जो है वो टीम मेट्स के थ्रू या फिर टीम मैनेजमेंट के थ्रू लिया जाता है। आई थिंक जो भी फैसला लिया जाता है वो अच्छे के लिए लिया जाता है। ये फैसला कितना सही है, कितना गलत है, हर कोई अपनी अपनी टिप्पणी करता है और ये टिप्पणी अगर आप कर रहे हैं तो आई थिंक वीडियो डिलीट करने की आवश्यकता आपको नहीं थी।
बिल्कुल, वो वीडियो डिलीट किया जाना ही कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि मनोज तिवारी की इंटेंशन क्या थी। और जैसा हमने आपको लगातार बताया कि मनोज तिवारी अक्सर गौतम गंभीर को लेकर इस तरह की बातें कहते रहते हैं। एक तरीके का कैलकुलेटेड रिस्क वो लेते हैं, वो वही बातें कहते हैं जो पब्लिक डोमेन में चली आ रही हैं, सुनी सुनाई बातें जो उड़ती रहती हैं यहाँ से वहाँ, लेकिन उनमें से कौन सी बात जो है वो पुख्ता तौर पर कही जा सकती है, डंके की चोट पर कही जा सकती है, उससे वो अलग जो है कोशिश करते हैं कि एक जो पब्लिक सेंटीमेंट है उसको लेकर बयान दिया जाए और गंभीर से अगर कोई पुराना हिसाब किताब है तो उस हिसाब किताब को वो चुकाएं। इसी तरह से ये बयान देखा जा रहा है और इसीलिए बहुत ज़्यादा इस बयान को लेकर चर्चा भी जो है वो गर्म है। सोशल मीडिया में खासी डिबेट चल रही है। हालांकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि ये एक ऐसा विवाद है जो विवाद ठीक ठाक समय से चला आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वनडे सीरीज के लिए जो भारतीय टीम तीसरा वनडे जो खेला जाना है उसके लिए जो तैयारियां हैं उसकी अपडेट दिखाते हैं आपको और उसके बाद उस पर बातचीत करेंगे। अपडेट तो भाई यही है कि भारतीय टीम का जो नेट सेशन है वो शुरू हो गया है और भारतीय टीम जो है वो इंदौर में 2 दिन नेट सेशन करेगी। संडे को मैच खेला जाना है। आज और कल भारतीय टीम का अभ्यास सत्र होगा और कोशिश यही होगी भारतीय टीम की कि किसी भी हाल में ये सीरीज न्यूजीलैंड के हाथ ना जाने दी जाए, क्योंकि अभी वो जो जख्म है टेस्ट सीरीज में हार के वो बड़े ताज़ा हैं और अगर इसके बाद एक जो फुल फ्लेजेड टीम नहीं है वो टीम जो है अगर आकर आपको भारत में वनडे सीरीज में हराती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत करारा जो है वो झटका होगा भारतीय टीम के लिए। नेट सेशन शुरू हो गया है अंकिता, और मुझे लगता है कि इस तरह की जब सिचुएशन थोड़ी फंसी हुई हो ना, आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की बजाय आपको अपने बेसिक्स पर काम करना चाहिए कि हमें अच्छी बल्लेबाजी करनी है, अच्छी गेंदबाजी करनी है, फील्डिंग में वो गलतियां नहीं करनी है जो पिछले मैच में की थी भारतीय टीम ने। ये जो दोनों ही नेट सेशन है जो आज चल रहा है और जो कल भी होगा, इसमें मूल मुद्दों पर बात हो, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। बाकी बहुत ज्यादा दबाव लेने से कई बार चीजें खराब भी हो जाती हैं। बिल्कुल, आई थिंक बहुत ज़्यादा दबाव लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप अपनी सरजमी पर खेल रहे हैं, आपको पता है कि क्या कंडीशंस हो सकती हैं, वेदर क्या कुछ हो सकता है, पिच कैसी हो सकती है। आई थिंक वो हर किसी को पता होता है। लेकिन हाँ, जो आपने गलतियां पिछले मैच में की थी, उससे पहले मैच में भी की थी, वो गलतियां आप रिपीट ना करें। पिछले मैच में जिस तरीके से डेरिल मिचेल का वो कैच प्रसिद्ध कृष्णा ने छोड़ा था, आई थिंक वही टर्निंग पॉइंट था जीतने का, न्यूजीलैंड के मतलब एक तरीके से मैच को जीतने का। तो कहीं ना कहीं जो गलतियां आपने पिछले मैच में की है, उससे पहले मैच में की है, अगर वो गलतियां आप नहीं करेंगे, छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी गलतियां हो सकती हैं। और ये गलतियां अगर आप करते हैं, क्योंकि हम लगातार बात करते हैं कि भाई कैचेस विन मैचेस, अगर कैचेस आपने छोड़े तो आपके हाथ से वो मैच चली जाएगी, वो सीरीज आपके हाथ से चली जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो गलतियां आपने पिछले मैच में की है, छोटी छोटी गलतियां जो आप करते हैं वो गलतियां ना हो, और जो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है कैसे उसको ब्रेक करना है, आई थिंक वो काम आपके गेंदबाजों को आना चाहिए, जो कि हमने हर एक मैच में देखा है। चाहे वो सिराज की बात की जाए, चाहे वो जडेजा की बात की जाए, मतलब अभी तक वो प्लेयर्स जो मतलब हम कहते हैं ना कि एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आते हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन अभी तक मैच में देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल प्रदर्शन आपके तीनों डिपार्टमेंट में होना चाहिए। आई थिंक वो काम जो है वो न्यूजीलैंड की टीम ने बखूबी किया है। पहले मुकाबले में भी एक कांटे की टक्कर हुई थी, भले आपने उस मैच को जीत लिया था, लेकिन सांसें रुक गई थी, धड़कनें रुक गई थी लोगों की कि भाई ये मैच क्या न्यूजीलैंड जीत जाएगी। दूसरे मैच में वही हुआ, एक बढ़िया पार्टनरशिप, एक बढ़िया बॉलिंग, एक बढ़िया मतलब हम तीनों डिपार्टमेंट की बात करें तो काफी बढ़िया नजर आई न्यूजीलैंड की टीम। अब होलकर स्टेडियम में क्या कुछ टीम इंडिया करेगी, क्या रणनीति होगी, ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सीरीज जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, साख जो है वो दांव पर है और आखिरी मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि जैसा हमने कहा कि अभी टेस्ट सीरीज में जो 3-0 की हार थी उसके जख्म जो है वो भरे नहीं है। अगर वनडे में भी सीरीज जीत के न्यूजीलैंड जाती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा उनके लिए और उतना ही बड़ा झटका होगा हमारे लिए। अंकिता ने जैसा कहा, पहले मैच में जो स्थिति थी वो हम सबको याद ही है और सबसे बड़ी बात, बहुत बेसिक सी बात है, न्यूजीलैंड की टीम ने पहले मैच में भी पहले बल्लेबाजी करके स्कोरबोर्ड पे 300 रन जोड़ दिए थे, जो भारतीय टीम दूसरे मैच में नहीं कर पाई। और जिस तरह से डेरिल मिचेल और जिस तरह से विल यंग ने बल्लेबाजी की, जिस तरीके से डेरिल मिचेल ने स्पिनर्स के खिलाफ काउंटर अटैक किया, मतलब अनबिलीवेबल, रिमार्केबल उनकी बल्लेबाजी थी। इसलिए भी भारतीय टीम को सावधान रहना होगा। हालांकि हमारी वॉल बता रही है कि महारथी हैं भारतीय टीम के पास। 4 खिलाड़ी ऐसे हैं भारतीय टीम के बैटिंग लाइनअप में, वैसे तो 11 खिलाड़ियों की टीम होती है, लेकिन हम सिर्फ 4 बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 बल्लेबाज ऐसे हैं जो चारों के चारों रन बनाने के लिए इनके अंदर जो भूख है वो बढ़ी हुई है इस वक्त। और इन चारों के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं इस वक्त। अगर इनमें से 1 या 2 भी चल जाते हैं आपका काम हो जाएगा, वो सीरीज कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि विराट कोहली 14,673 रन, रोहित शर्मा 11,566 रन, 2,930 रन शुभमन गिल, 2,974 रन श्रेयस अय्यर, और उसके बाद अगर आप
एवरेज की बात कर लें तो 58.45 विराट कोहली, 49 की एवरेज है रोहित शर्मा की, 56 से ज्यादा की एवरेज है शुभमन गिल की और 47 की एवरेज 47.20 की औसत है श्रेयस अय्यर की। यानी अगर आप देखें तो मोटा मोटा 30,000 के आसपास रन है। मैं यही जोड़ रहा था कि 14 और 11 25, हाँ लगभग 30,000 प्लस रन हैं इन चार खिलाड़ियों के अगर आपस में जोड़ दिए जाएं। इन चारों के रहते टीम इंडिया की हार किसी को पचेगी नहीं अंकिता। बिल्कुल नहीं पचनी चाहिए और पचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपके प्रॉपर बैट्समैन है, प्रॉपर एक डेप्थ है आपकी बल्लेबाजी में, और वो हमें पता भी है कि भाई अगर एक खिलाड़ी आउट होता है तो फिर आपको लगता है कि भाई विराट कोहली है, फिर आपके पास श्रेयस अय्यर है, फिर आपके पास केएल राहुल है, फिर आपके पास जडेजा है, फिर आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी है अगर उन्हें मौका मिलता है तो बहुत सारी बल्लेबाजी आपके पास है, डेप्थ आपके पास है। वो आपको किस तरीके से कैपिटलाइज करना है, कैसे आपको रन्स में तब्दील करना है, बड़े रन्स में कैसे तब्दील करना है, वो आना चाहिए। आपने 4 महारथी का नाम यहाँ पर हमने बताया, लेकिन मैं एक और ऐड करना चाहूंगी केएल राहुल, क्योंकि अभी तक उन्होंने जिस तरीके से वो ऑलरेडी शतक लगा चुके हैं इसलिए हमने उनका नाम नहीं लिया, वरना उनका नाम जरूर लेते। नहीं मतलब अगर हम शतक लगाएं या न लगाएं, लेकिन फिर भी मतलब केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा से आई थिंक थोड़ा सा कम उनका नाम लिया जाता है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी रही है। और बाकी प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर कमाल की फॉर्म में है, भले ही पिछला मुकाबला उनका अच्छा नहीं गया और दिन अच्छा नहीं था उनका, लेकिन फिर भी वो जिस तरीके से कंट्रोल करते हैं, जिस तरीके से नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से योगदान था कि यहाँ पर मतलब रोहित शर्मा ने तो कहा था कि साइलेंट प्लेयर है वो, हमेशा मैच में कुछ ना कुछ अलग तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, टफ कंडीशंस में खेलते हैं। बाकी विराट कोहली हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूफ कर ही दिया, मतलब प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की पिछले मुकाबले में, रोहित शर्मा का बल्ला अभी तक खामोश रहा है और आई थिंक इस फॉर्मेट के बहुत ही बड़े वो प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि होलकर स्टेडियम में कुछ अच्छा प्रदर्शन रोहित के बल्ले से आए। बाकी तो टॉप 4 के अलावा भी अच्छी लाइनअप है, हमारे पास डेप्थ काफी अच्छी है, लेकिन क्या कुछ टीम इंडिया करती है वहां पर दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड की तारीफ करनी बनती है, जिस तरीके से उन्होंने दोनों मैच में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की है और प्रूव किया भी है। बिल्कुल प्रूफ किया है। और मैं एक बार फिर से साफ कर दूं कि यहाँ केएल राहुल का नाम सिर्फ इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो ऑलरेडी एक शतक लगा चुके हैं। ये 4 खिलाड़ी वो ऐसे हैं जो ड्यू हैं, जिनके ऊपर एक बड़ी पारी ड्यू है, एक ट्रिपल फिगर ड्यू है, यानी एक शतक ड्यू है, और 4 में से अगर एक भी शतक लगाता है तो कहानी जो है वो भारतीय टीम के पक्ष में जाएगी। अब रोहित पर बात खत्म की है अंकिता ने, रोहित से ही बात कर लेते हैं। रोहित के आंकड़े दिखाते हैं आपको, क्योंकि इस मैदान में रोहित शर्मा के लिए सब कुछ लकी रहा है, अभी तक बहुत कुछ अच्छा रहा है। इंदौर का होलकर स्टेडियम जो है वो उनको रास आता है। अपडेट दिखाते हैं आपको और फिर इस पर भी बातचीत करेंगे। रोहित शर्मा ने इस मैच में जो है जिनसे शतक की उम्मीद की जा रही है वो इसलिए भी की जा रही है क्योंकि यहाँ पर 5 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं उसमें 205 रन उन्होंने बनाए हैं, और जो पिछला मैच उन्होंने खेला था यहाँ पर उसमें उन्होंने शतक लगाया था, 101 रन बनाए थे। इस सीरीज में अभी तक 26 और 24 रन उन्होंने बनाए हैं। अच्छी बात यह है अंकिता कि वो स्टार्ट मिला है, अब उस स्टार्ट को कन्वर्ट करना है एक बड़ी पारी में, और फिर वो मतलब रोहित शर्मा के लिए तो कहा ही जाता है कि शर्मा जी का बेटा कहीं ऐसा ना कर दे, शर्मा जी का बेटा कहीं वैसा ना कर दे। यहां पर उनको वो जिम्मेदारी निभानी होगी कि भारतीय टीम का जो ओपनिंग स्टैंड है शुभमन गिल के साथ, वो एक ऐसा स्टैंड हो जो आगे आने वाले बल्लेबाजों से ना सिर्फ प्रेशर रिलीज करे, बल्कि अगर भारतीय टीम चाहे पहले बल्लेबाजी कर रही है तब भी और चाहे चेस कर रही है तब भी, दोनों ही स्थितियों में स्कोरबोर्ड चलता रहे, लेकिन उनको अपने रनों की भी फिक्र करनी होगी। बिल्कुल करनी होगी, क्योंकि स्टार्ट तो आप ही देते हैं, आप जो है वो नई बॉल से नई गेंद से शुरुआत करते हैं, सलामी बल्लेबाज हैं, तो आपको पता है कि भाई विकेट किस तरीके से होनी चाहिए। और हालांकि थोड़ी सी टफ होती है स्टार्टिंग में, विकेट थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पारी को बड़ी पारी में तब्दील करने की कला जो है, वो कैलिबर जो है, वो पोटेंशियल जो है वो रोहित में है, वो कमाल के। और उन्हें पता भी है कि अगर वो 30-40 रन बना लेते हैं उसके बाद जो है वो अपनी पारी आई थिंक कब शतक हो जाए, शतक से दोहरा शतक हो जाए, ये आई थिंक उनको भी नहीं पता होता और फैंस को भी नहीं पता होता और सामने वाली विपक्षी टीम को भी नहीं पता होता। तो वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल रोहित के पास है और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि 2 छक्के लगाते हैं वो शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अभी तक जो है वो शाहिद अफरीदी के नाम है और वो रिकॉर्ड 50 है, 50 छक्के वो लगा चुके हैं और रोहित जो है वो 49 छक्के उनके नाम है, यानी कि 2 छक्के और लगाएंगे तो वो रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। हालांकि सबसे ज्यादा सिक्सेस का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम है, तो ये दर्शाता है कि इस फॉर्मेट में जिस तरीके से उनके रन्स है, जिस तरीके से उनके शतक हैं और जिस तरीके से वो मैच में बने रहते हैं, वो आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि रोहित शर्मा को पता है कि स्टार्ट कैसे देना है और फिर पारी को बड़ी पारी में कैसे तब्दील करना है। 2 मैच में बल्ला भले ही खामोश है, लेकिन जैसी पारी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, उम्मीद करते हैं कि तीसरे मैच में वैसा ही प्रदर्शन देखने को मिले। बिल्कुल, वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, बल्कि जो शुभमन गिल का जो स्टेटमेंट था कि आउट ऑफ रन्स चल रहे हैं, वो वही चीज़ उनके साथ है। उनको स्टार्ट मिल रहा है,
कुछ एक अच्छे शॉट्स भी वो लगा रहे हैं, लेकिन फिर उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे उस बड़ी पारी में जो उनसे अपेक्षित है, जिसकी उनसे उम्मीद है। हालांकि वो ये काम बरसों बरस से करते आ रहे, तो उम्मीद यही होनी चाहिए कि वो ये काम कर लेंगे। अब एक उम्मीद और है, वो उम्मीद है रविंद्र जडेजा से कि वो बहुत जल्दी अपने आप को साबित करें, क्योंकि अब जो उनका नाकामी का या औसत प्रदर्शन का जो समय सीमा है वो काफ़ी लंबी होती चली जा रही है। लगभग 1 साल हो गया है जब से उन्होंने कोई ऐसा कारनामा, कोई ऐसा मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं किया है जिसके बाद उनकी और जो है वो मतलब उनसे जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं, ये कहना चाहिए। राजकोट में 44 गेंद पर उन्होंने सिर्फ 27 रन बनाए थे। इसके अलावा गेंदबाजी में भी जो है एक तो ये भी आंकड़ा है, पिछले 1 साल में वनडे में उनका कोई अर्धशतक नहीं है। जनवरी 2025 से 12 वनडे मैच जो उन्होंने खेले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 12 विकेट उनके खाते में है। एक कंप्लीट ऑलराउंडर के तौर पर वो भारतीय टीम का हिस्सा है, और जब वो परफॉर्मेंस करते हैं तो ये जो भारतीय टीम का मौजूदा लाइनअप है, ऐसा लगता है उसकी चमक बढ़ जाती है, क्योंकि फिर वो गेंद और बल्ले से दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पिछले लगभग 1 साल का समय ऐसा है अंकिता, जब वो, वैसे तो ऑलराउंडर जो टैग है वो ऑलराउंडर टैग ही यही होता है कि जब आप दोनों डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट करें, लेकिन उसके बाद सेकंड बेस्ट तरीका ये होता है, अगर मान लेते हैं आपसे अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही है, आप अपनी जगह को सिक्योर करने के लिए फिर बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वाइस वर्सा, बल्लेबाजी नहीं अच्छी हो रही तो आप गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट करते हैं। हाल के दिनों में हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं, और आंकड़े कोई 1 महीने या 2 महीने के नहीं, 1 साल की हम बात कर रहे हैं, वो फीका प्रदर्शन रहा है जडेजा का। और चूंकि इस वक्त लाइन लंबी है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो वेटिंग में हैं, जडेजा को जल्दी से जल्दी अपना वो जो पुराना रंग था, चमकता दमकता, जहां उनको कोई सर कहता है, कोई जादू कहता है, कोई जड्डू कहता है, वो करना होगा, वो परफॉर्म तो करना होगा इस टीम में बने रहना है तो। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मतलब इतने सारे कॉम्पिटिटर आपके साथ हैं, इतने सारे प्लेयर्स आपको रिप्लेस करने के लिए हैं, और हर प्लेयर जो है वो आई थिंक वही चाहता है कि भाई टीम इंडिया में उसे खेलने का मौका मिले। उस मौके का इंतजार हर किसी को होता है, लेकिन जडेजा पता है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, उन्हें भी पता है, हमें भी पता है, और आई थिंक टीम मैनेजमेंट को भी पता है वो क्या कुछ कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये आखिरी जो मौका है वहाँ पर जीतना ही होगा, अदरवाइज आपके हाथ से सीरीज चली जाएगी। फिर जो भी आपने अचीव किया है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कितने भी आप रन बना लें, लेकिन अगर आपके पक्ष में जीत नहीं है, आप अगर सीरीज हार जाते हैं, और खासतौर पर जो न्यूजीलैंड की टीम है, जो हम 20 टीम कह रहे हैं, सी टीम कह रहे हैं, प्रॉपर टीम उनकी नहीं है, वो अगर आपको हराकर चली जाती है आपके सरजमी पर, तो आई थिंक उससे बड़ा मतलब एक तरीके से अपने आप में जो हम कहते हैं ना शर्मनाक, वो नहीं हो पाएगा। वो आई थिंक आपको करना पड़ेगा, आपको बल्लेबाजी में दमखम दिखाना पड़ेगा। अगर आप बल्लेबाजी में नहीं चले तो आपको गेंदबाजी में कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो कुछ आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो जगह है वो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी। और इस मैच में बने रहने के लिए, इस टीम में बने रहने के लिए आपको हर दिन, हर मैच में हर कुछ ना कुछ प्रदर्शन करना पड़ेगा। आई थिंक जडेजा को एक मैच की आवश्यकता है, अब वो करके क्या कुछ दिखा पाएंगे होलकर स्टेडियम में, क्या कुछ टीम इंडिया अचीव कर पाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया काफी बढ़िया फॉर्म में नजर आ रही है, टीम कॉम्बिनेशन काफी बैलेंस है, वो एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, रणनीति क्या कुछ होती है, ये चीज़ें अपने साथ लेनी पड़ेगी। जैसे हमने अपने शो में बार बार हम कहते हैं कि भाई टीम काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो सोच है, जो अप्रोच है, वो बदलनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियां आप कुछ, आई थिंक वो जो आपने पिछले मैच में की है वो अगर ना करें तो आई थिंक आप इस मैच को जीत सकते हैं। बिल्कुल, और जीत जिस तरह से कई बार आपकी कमियों को छिपा देती है, इससे ठीक उलट होता है जब टीम हारती है, तो फिर उन खिलाड़ियों पर सबसे पहले निशाना साधा जाता है जिनकी परफॉर्मेंस औसत रहती है। और इस बात का सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि शुभमन गिल जब सीरीज जीत चुकी थी भारतीय टीम, उसके बाद भी उनको T20 टीम में नहीं रखा गया, क्योंकि उनसे रन नहीं बन रहे थे, और जब रन नहीं बनते, परफॉर्मेंस नहीं आती, तो अब इस टीम में जगह को बचाए रखना बड़ा मुश्किल है। और चूंकि समय सीमा, जैसा मैंने कहा, 1 साल का समय बीत चुका है, जडेजा को रंग अपना दिखाना होगा। बड़े खिलाड़ी हैं, सीजन प्लेयर हैं, चीज़ों को समझते हैं, इस हालात को भी वो समझ रहे होंगे। जितनी जल्दी वो फॉर्म में आएंगे, इस टीम की चमक अलग दिखाई देगी। चलिए, हमारी नजर रहेगी इस मैच से पहले, अभी जो तीसरा अहम मैच है उससे पहले एक नेट सेशन और होना है, उस नेट सेशन पर भी पैनी नजर रखेंगे, क्योंकि वहां से प्लेइंग 11 के संकेत जरूर मिलेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है आपको अपडेट रखने की। आपसे गुजारिश बस इतनी है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी आपने समय निकाला, आपने शो को देखा, इसके लिए अंकिता की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।